नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें प्राप्त कर सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 16। भाग 16 से पूर्व द्वितीय पर्व के भागों का वाचन आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 16। यमुना कार्यालय में जो साहित्यिक बैठकें हुआ करती थी, उन्हीं में उसका उस युग के अनेक साहित्यकारों से परिचय हुआ। उनमें एक थे हेमेंद्र कुमार राय। वे यमुना के संपादक फणींद्र नाथ पाल की सहायता करते थे। एक दिन संध्या के समय जब वह रचनाओं का निर्वाचन कर रहे थे तो शरतचंद्र ने वहां प्रवेश किया। पहले कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं था। हेमचंद्र ने दृष्टि उठाकर देखा। नितांत साधारण चेहरे, साधारण दुबली पतली रुग्ण देह और काले रंग का एक व्यक्ति चट्टी पहने और एक बदसूरत देसी कुत्ते के बच्चे को साथ लिए उसके सामने बैठा है। सिर पर बड़े हुए सूखे बाल हैं, दाढ़ी छोटी और पतली है, कपड़े अधमैले हैं। उपेक्षा से उसने पूछा, किसे चाहते हो? फणी बाबू को। वह अभी नहीं आए। तब मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ? हेमेंद्र ने सोचा, कोई दफ्तरी है। कुर्सी तो साहित्यकार के लिए है। इसलिए बिना कुछ कहे उन्होंने एक बेंच की ओर इशारा कर दिया। फिर अपना काम करने लगे। काफ़ी देर हो गई। शरत कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता रहा। एक बार वह कुत्ता हेमचंद्र बाबू के पास जा पहुंचा और उनकी धोती पकड़ने लगा। वह विरक्त हो उठे, बोले, छी छी, कार्यालय में यह देसी कुत्ता। तभी सहसा फणी बाबू ने वहां प्रवेश किया और शरत को देखकर व्यस्त हो उठे। बोले, यह क्या शरत बाबू, वहां बेंच पर क्यों बैठे हैं? शरत ने उंगली से हेमचंद्र की ओर इशारा किया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे यहीं बैठने का हुक्म दिया है। फणी बाबू बोले, ना ना, यहाँ कुर्सी पर बैठिए। यह क्या हेमचंद्र बाबू, आप शरत बाबू को पहचान नहीं सके? हेमचंद्र ने अप्रतिभ होकर कहा, क्षमा कीजिए, कैसे पहचानूंगा? मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। सोचा था कोई दफ्तरी होगा। यह सुनकर शरत खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन इसके बाद उन दोनों में गहरी मैत्री हो गई। साहित्यिक बैठकों में दोनों साथ साथ आते जाते थे। शरत कहानियाँ कहते कहते एक दो बार अफीम की बड़ी सी गोली मुंह में डाल लेता था। बया आतुर होकर एक दिन हेमचंद्र ने कहा, यह क्या करते हैं आप? शरत ने उत्तर दिया, अफीम खाता हूँ। यदि तुम भी सुंदर लिखना चाहते हो तो मेरी तरह अफीम खाओ। हेमचंद्र ने कहा, माफ़ कीजिए महाशय, इस तरह की यदि एक भी गोली खा लूँगा तो फिर सुंदर लिखने का समय ही नहीं मिलेगा। खबर पाकर यमदूत दौड़े आएंगे। लेकिन शरत को इस बात की चिंता नहीं थी। कभी कभी वह 10-12 घंटे तक बिना थके कहानी कहता रहता था।
रात को 2-3 बजे तक लौटता था। वह एक बदनाम गली में रहता था। अक्सर हेमचंद्र उसके साथ आते। उस समय रास्ता चलते चलते शरत अपने को अपने जीवन की विचित्र कहानी सुनाता रहा। हेमचंद अचरज से उसकी ओर देखते और सोचते कि कितना सरल प्राण है यह व्यक्ति, कुछ भी तो नहीं छिपाता। शरत ने कहा, हेमचंद्र, ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने नहीं किया हो, ऐसी कोई बुरी जगह नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ। आज यही सब सोचकर कभी कभी अवाक हो जाता हूँ कि इतना करने पर भी मैंने अपने से हार नहीं मानी। मेरे मन के भीतर का मनुष्य हमेशा ही निर्मुक्त रहा, लेकिन साधारण मनुष्य क्या इतने गहरे बैठकर किसी के अंतर में झांक पाता है? रंगून की तरह कलकत्ता में भी उसके चारों ओर अपवादों का जाल उठता चला गया। लोगों ने उसे चरित्रहीन, वेश्यागामी और शराबी सभी कुछ कहा। एक रात को क्या हुआ, वर्षा के कारण कलकत्ता के सारे रास्ते नदी की तरह जल से भर गए। उस दिन बैठक ना हो सकी। 9 बजते बजते सारे रास्ते जनहीन हो गए। शरत और हेमचंद्र जब घर लौटे तो सड़क पर घुटने घुटने तक जल था। संयोग की बात की एक स्त्री उनके आगे आगे जा रही थी। शरत धीरे धीरे चल रहा था। जल में जोर से चला ही नहीं जा सकता। इन लोगों ने उस स्त्री की ओर देखा तक नहीं। फिर भी दूसरे दिन दफ्तर में पहुंचते ही पता लगा कि सब जगह यह अफवाह फैली हुई है कि कल रात शरत और हेमचंद एक वेश्या के पीछे घूम रहे थे। हेमचंद ने सुना तो बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन शरत अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। बोला, छी छी, ऐसे हतभागे व्यक्ति भी हैं। हमारे नाम के साथ बेकार इतना बड़ा अपवाद लगा दिया। मैं बूढ़ा मनुष्य और हेमचंद्र अभी बच्चा। कुछ तो सोचना था। उस समय उसके मुख की भावभंगी देखकर ऐसा लगता था कि अगर अपवाद फैलाने वाला व्यक्ति सामने होता तो उसका अंग भंग हो जाने की काफ़ी संभावना थी। जो व्यक्ति वेश्यालयों में जाकर रहता हो वह इस अपवाद से इतना परेशान हो, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? इस घटना के वर्णन में अति रंजना हो सकती है, पर यह भी सच है कि अनजाने ही सदाचारी बनने की कामना धीरे धीरे उसके वैरागी मन को घेरती आ रही थी। वह दुस्साहसी था, विद्रोही नहीं, इसलिए यह विरोधाभास है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे उसका परिचय हुआ वह थे भारतवर्ष के संपादक स्वनामधन्य राय बहादुर जलंधर सेन। वह स्वयं ही एक मित्र के साथ उससे मिलने यमुना के कार्यालय में आए थे। फणींद्र ने शरत से उनका परिचय कराने की दृष्टि से कुछ कहना चाहा ही था कि वह बोल उठा, दादा के साथ मेरा परिचय बहुत पुराना है। जलंधर सेन चकित होकर बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं आता। शरत ने कहा, आपको यह तो याद होगा कि कई वर्ष पहले आप कुंतलीन पुरस्कार प्रतियोगिता के निर्णायक थे और उसमें मंदिर नाम की एक गल्प ने प्रथम पारितोषिक पाया था। जलंधर सेन बोले, हाँ हाँ था। उसमें लगभग 150 कहानियाँ आई थीं। मंदिर उसमें मुझे सबसे अच्छी लगी थी। मैंने उस पर लिखा था, यदि यह लेखक लिखता रहे तो भविष्य में यशस्वी होगा। लेकिन उस गल्प के लेखक तो भागलपुर के श्रीमान सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय थे। हंसकर शरत ने कहा, वह कहानी मैंने ही लिखी थी, लेकिन अपना नाम देने में
संकोच हुआ, इसलिए मामा सुरेंद्र नाथ का नाम दिया था। इसलिए आपके साथ मेरा परिचय पुराना हुआ ना। जलधर सेन बोले, यह मेरे लिए कम गौरव की बात नहीं है। मैंने तभी रत्न को पहचान लिया था और यह भेंट शीघ्र ही प्रगाढ़ स्नेह में बदल गई। शरद के साहित्यिक सृजन का सबसे अधिक श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को मिल सकता है तो वह यही जलधर सेन थे। बहुत दिन बाद स्वयं शरद ने स्वीकार किया, दादा यदि मेरी रचनाओं के लिए इतनी महामारी न करते, गुरु की भांति तकाजे पर तकाजे न करते, तो मेरे जैसे आलसी की आधी तो क्या चौथाई रचनाएं भी प्रकाशित न हो पाती। इसी समय वह रविंद्रनाथ से भी मिला। वह उनका परम भक्त था और रविंद्रनाथ भी शरद की प्रतिभा से परिचित हो चुके थे। अभी अभी उन्होंने उसकी नई कृति पंडित मोशाय पढ़ी थी। असीत कुमार हालदार ने लिखा है, मुझे याद है पंडित मोशाय पढ़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने काफ़ी दिनों से इधर उधर की चीज़ें पढ़ना छोड़ दिया है, किंतु इस पुस्तक की लेखनी मुझे मरुभूमि में सादवल के समान नज़र आती है। बाद में उन्होंने स्वयं ही शरद से मिलने की इच्छा प्रकट की और कलकत्ता वापस लौटने पर एक दिन जब हम लोगों ने उनके सामने शरदचंद्र को उपस्थित किया तो एक अजीब ही दृश्य उपस्थित हो गया था। कोई नहीं जानता कि उस प्रथम भेंट में गुरु शिष्य में क्या बातचीत हुई। कभी गुरु के गरिमामय रूप, गौर वर्ण, लंबी दाढ़ी, ढीले ढीले वस्त्र और रूपहली वाणी के कारण उसने उन्हें निश्चय ही किसी और लोक का प्राणी समझा होगा। उनके इस रूप को लेकर वह जीवन भर विस्मित रहा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी 3 कहानियाँ रामेर सुमति, पद निर्देश और सिंदूर छेले तथा उपन्यास विराज बहू के प्रकाशन का सर्वाधिकार हरिदास चट्टोपाध्याय को बेच दिया था। इन दोनों पुस्तकों के लिए उसे कुल 300 रुपये मिले, लेकिन तत्कालीन दृष्टि से यह सौदा कोई बहुत बुरा नहीं था। उसी समय फणींद्रनाथ के माध्यम से उसने अपनी परिणीता पंडित जी चंद्रनाथ, काशीनाथ नारी का मूल्य और चरित्रहीन के प्रकाशन का अधिकार MC सरकार एंड सन्स को दे दिया। यह अधिकार केवल एक ही संस्करण के लिए था। फणींद्रनाथ शरद की रचनाएं स्वयं प्रकाशित करना चाहते थे, पर वह इस स्थिति में नहीं थे और शरद को रुपयों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने सुधीर चंद्र सरकार से आग्रह किया। सरकार ने शरद की 200 रुपये अग्रिम दिए। इस आग्रह के पीछे फणींद्रनाथ का उद्देश्य यही था कि शरद किसी भी प्रकार यमुना से अलग ना हो जाए। इन रचनाओं में से बिंदो का लाला और अन्य कहानियाँ, परिणीता और पंडित जी का प्रकाशन शरद के कलकत्ता प्रवास के दौरान हुआ। विराज बहू का प्रकाशन यहाँ आने से पूर्व हो चुका था। निष्कृति, अंधेरा और प्रकाश, मंझली दीदी, द्रवचूर्ण आदि इन नई पुरानी रचनाओं का प्रकाशन काल भी यही है। यमुना शरद को पैसे नहीं दे सकती थी, वे मिल सकते थे भारतवर्ष से। इसके अतिरिक्त वहाँ उसके परम मित्र
प्रमथनाथ भट्ट थे। नए संपादक जलधर सेन भी उसे बहुत प्यार करते थे। भारतवर्ष का पूरा दल ही उसका प्रशंसक था। फणींद्रनाथ सब कुछ समझते थे और डरते भी थे, इसलिए तो उन्होंने शरद को यमुना के संपादक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। उसमें बकायदा यह विज्ञप्ति प्रकाश हुई थी। यमुना के पाठक यह सुनकर खुश होंगे कि सुप्रसिद्ध औपन्यासिक और गल्प लेखक श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय महोदय वर्तमान मास से यमुना के संपादक में संयोग देंगे। यमुना के पाठक शरद बाबू से यथेष्ट परिचित हैं, इसीलिए परिचित का फिर से परिचय देना आवश्यक है। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उन और प्रयत्नों का भी कोई लाभ नहीं हुआ जो फणींद्र ने उसे रोक रखने के लिए किए। बड़े चाव से शरद के मना करने पर भी उन्होंने बड़ी दीदी पुस्तक के रूप में प्रकाशित की थी। तब शरद ने लिखा था, तुम्हारी भेजी बड़ी दीदी मिली, बुरी नहीं है, फिर भी यह बचपन की रचना है, ना छापते तो अच्छा होता। इस रूप में आने वाली यह उसकी प्रथम रचना थी, लेकिन जैसा चाहते थे वैसी बिक्री उसकी नहीं हो सकी। 8 आने मूल्य रखकर वर्ष में 400 प्रतियां भी नहीं बेच पाए। घर घर जाते थे, परंतु शायद उस समय के पाठकों की दृष्टि में वह पुस्तक चरित्रहीन के समान अश्लील मान ली गई। इधर यह स्थिति थी, उधर शरद के उन मित्रों ने जो सदा इस बात का प्रयत्न करते रहते थे कि यमुना से उसके संबंध टूट जाएं, उसको बताया कि फणींद्र इस पुस्तक से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। शरद ने इस बात पर विश्वास कर लिया। इस विश्वास का एक कारण था। गुरुदास की दुकान से उसकी दूसरी पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो रही थी। एक दिन वह यमुना के कार्यालय में पहुंचा तो फणींद्रनाथ वहां पर नहीं थे। उनके एक संबंधी बैठे हुए थे। शरद ने उनसे कहा, बड़ी दीदी की सब प्रतियां मुझे दे दो, वे मेरी हैं। संबंधी ने उत्तर दिया, पुस्तकें अलमारी में बंद हैं, चाबी मेरे पास नहीं है, वे आएंगे तब उनसे कहकर आप पुस्तकें ले जा सकते हैं। शरद बहुत उद्विग्न था। कहा, मैं और राह नहीं देख सकता, चाबी नहीं है तो मैं कील से ताला खोलकर ले जाऊंगा। और उसने कील से अलमारी का ताला खोल डाला। फिर सब प्रतियां कूली के सिर पर रखवाकर ले गया। फणींद्रनाथ ने लौटकर जब यह समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी संध्या को सुरेंद्र मोहन से इस घटना की चर्चा की। वे भी बहुत परेशान हुए। उन्होंने शरद को बुलाकर कहा, जानते हो जो कुछ तुमने किया है वह अपराध है, चोरी है। पुस्तक फणींद्रनाथ ने अपने खर्च में छापी है, वह उसकी संपत्ति है। अगर वह कचहरी में जाए तो तुम्हें हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तुमने फणी से कहा, क्यों नहीं? चाहने पर वह तुम्हें रुपया दे सकता था। इस बात के लिए वह हमेशा तैयार था। तुम तो उसके घर के व्यक्ति की तरह थे। तुम्हारे लिए उसने क्या नहीं किया। इस प्रकार समझाने पर शरद ने अनुभव किया कि वह सचमुच गलती कर बैठा। वह बहुत लज्जित हुआ, लेकिन इसके बाद भी यमुना से उसके संबंध नहीं बन सके। वह अब केवल भारतवर्ष के लिए ही लिखने लगा। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या उसके जीवन के साथ जुड़े अनेक प्रवादों की तरह यह घटना भी एक प्रवाद ही नहीं है? फणींद्रनाथ से उसने एक पैसा नहीं लिया और उसकी रचनाओं के कारण यमुना की ग्राहक संख्या 200 से 2000 तक चली गई, जो गरीबों को देखकर पिघल उठता था।
पैसे से जिसे कभी मोह नहीं रहा, वह इस प्रकार चोरी से पुस्तक उठा लाएगा। सदसा विश्वास नहीं होता। पैसे से उसे खरीदना संभव नहीं था। एक दिन उसने प्रमथ से स्पष्ट कहा था कि पूरा कलकत्ता भी उसे नहीं खरीद सकता। तुम्हारा परिवार तो छोटा सा ही है। शरद को प्रकाश में लाने का सबसे अधिक श्रेय फणींद्रनाथ को है। यह बात निसंदेह सत्य है। बड़े गर्व के साथ एक दिन फणींद्रनाथ ने कहा था, शरद को पहचाना बहुतेरे ने, पर स्वीकृति देने का साहस कोई नहीं कर सका। साहित्य के संपादक समाजपति ने चरित्रहीन की प्रशंसा की, पर उसे अपने पत्र में छापने का साहस नहीं कर सके। नारी का मूल्य कोई भी नारी के नाम से छापने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैंने छापा, मुझे कितनी गालियां मिली, पर मैं नहीं डरा। तब क्या यमुना के संबंध विच्छेद को लेकर केवल शरद ही दोषी था? क्या केवल मित्र के प्रेम और प्रेस से सुविधा के कारण ही वह भारतवर्ष की ओर खींचा? निसंदेह यह प्रबल कारण थे। बर्मा से उसका मन ऊब गया था। बंगाल लौटने पर पैसे की आवश्यकता तो होनी ही थी। उसके लिए शरद को दोष नहीं दिया जा सकता। परंतु इन सब कारणों के अतिरिक्त एक और भी कारण था, और वह कम महत्वपूर्ण नहीं था। फणींद्रनाथ का स्वभाव बहुत शंकाशील था। बार बार विश्वास दिलाने पर भी उन्हें चिंता लगी रहती थी कि भारतवर्ष के रहते वह उनके छोटे पत्र में नहीं लिख सकेगा। चिंता का होना स्वाभाविक था, पर वह सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे। अगले वर्ष रंगून से लिखे एक पत्र में एक विच्छेद के बारे में शरद ने जो कुछ कहा वह भी फणींद्रनाथ के पक्ष में नहीं है। अच्छा, यमुना आजकल कैसी चलती है? फणींद्र ने पुस्तक छापी। वह कहता है, मैंने आपकी एक कहानी 30-40 बार पढ़कर ज़बानी याद कर ली है। आपकी रचनाएं मेरा आदर्श हैं। इतनी गुरु भक्ति, पर एक प्रति पुस्तक नहीं भेजी। मैंने उसकी सभी रचनाएं पढ़ी हैं, और वह कैसी हैं यह मुझसे अधिक कौन जानता है। नाना कारणों से मैंने उससे और कोई संबंध नहीं रखा। बहुत दिन बाद फणींद्रनाथ ने कहा था, प्रत्येक मिलन का एक उद्देश्य होता है। शरद यमुना मिलन का उद्देश्य सिद्ध हो गया। अब यदि मथुरा के राज सिंहासन का आवाहन पाकर उसने ब्रजधाम को छोड़ दिया, तो मर्मांतक वेदना पाकर भी ब्रजवासी अभियोग नहीं करेंगे। रूपक सही न हो, उद्देश्य की बात निश्चित रूप से सही है। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।